हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम क्लास 11th के लिए फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये हमारी 11th स्टैंडर्ड की फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट यूनिट से ही आज हम स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं जो 1 बाय 1 आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उन चैप्टर्स और उन सारी फिजिक्स की चीज़ों को पढ़ने से पहले आज हम आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रहे हैं, जो आपके सिलेबस के हिसाब से जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, जो है सबसे पहली चीज़ आपको दिखाई दे रही है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी जब आप किसी को पहली बार मिलते हैं तब आप उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि फिजिक्स को आप आज पहली बार मिल रहे हैं क्लास 11th में, तो इसलिए आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सामने देख रहे हैं आप व्हाट इज फिजिक्स, यानी ये क्लास में जो सिलेबस है वो बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा। यानी इससे पहले अगर कोई फिजिक्स को नहीं भी जानता है तो भी वो यहाँ से फिजिक्स को जान सकता है और उसे सीख सकता है और मास्टर कर सकता है। तो अगर आप रेगुलरली हमारे साथ बने रहेंगे और लेक्चर्स वॉच करते रहेंगे और हमें कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहेंगे, तो आप फिजिक्स में बिल्कुल ABC से लेकर आगे तक का सब कुछ सीख सकते हैं। तो व्हाट इज फिजिक्स से हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। आप नीचे लिखा देख रहे हैं, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena। अब ये इंट्रोडक्शन की तो एक लाइन है, लेकिन इससे बच्चों को पढ़ने से कुछ भी समझ नहीं आता, ना के बराबर समझ में आता है, बिकॉज दिस डेफिनेशन नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन जब तक नहीं किया जाएगा तब तक जस्ट एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो हो गया कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनॉन। बच्चों ने मान लीजिए रट भी लिया, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि असली में कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं आपको पूरा एलाबोरेट करके बताता हूँ। साइंस जो है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाते हो तो साइंस की मेनली 3 ब्रांचेस आपको पढ़ने को मिलती हैं, जिनके नाम आपने जरूर सुन ही रखे हैं। और इसीलिए पहली लाइन जो कहती है फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, तो उसके लिए मैंने आपको ये समझा दिया कि साइंस जो आप पढ़ते हो उसकी 3 ब्रांचेस हैं अभी के लिए, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन इन 3 ब्रांचेस में से आप तो फिजिक्स शुरू कर रहे हो यहाँ हमारे साथ, तो बाकियों की बात आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले टीचर आपको मेनली समझाएंगे। हम आपको साइंस की फिजिक्स वाली ब्रांच में क्या होता है वो समझाते हैं। उससे पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन भी देते हैं कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस। तो मैं इसके लिए बहुत सारी बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन, बड़ी बड़ी डेफिनेशंस बनी है, लेकिन हम वापस छोटी क्लास में नहीं जाएंगे। हम आपको इसका बिल्कुल सबसे मेन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो समझा देते हैं।
जब भी आप नेचर को स्टडी करते हो, नेचर माने प्रकृति, और नेचर में क्या चीजें आती हैं, वो चीजें जो मैन मेड नहीं है, चाहे वो आपको दिखाई दें या ना दिखाई दें। जैसे जिस कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट पर, लैपटॉप पर आप ये लेक्चर देख रहे हो, वो तो किसी इंसान ने ही बनाया है, या अगर मशीन से भी बना है, वो असेंबल हुआ है, तो वो मशीन किसी इंसान ने बनाई हुई। ये सब मैन मेड चीजें हैं। जितने भी आप गैजेट्स, इतनी मशीनें अपने चारों तरफ देखते हो, वो पेन जिससे आप लिख रहे हो वो भी मैन मेड है। लेकिन एवरीथिंग विच इज नॉट मेड बाय मैन अराउंड अस, हमारे चारों तरफ ऐसी हर चीज जो आपको दिखाई न भी दे, जैसे हवा तो दिखती नहीं है, जो इंसान ने नहीं बनाई है, वो नेचर है। और नेचर को स्टडी करना ही साइंस को स्टडी करना है। अब आप बोलोगे कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी नेचर को स्टडी करते हैं, तो केमिस्ट्री में शॉर्टकट में बता देता हूं। केमिस्ट्री में हम ये स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी चीजें नेचर में जो मौजूद है वो किससे मिलकर बनी है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल बच्चों को देता हूँ। वाटर, ये हमारे नेचर में पहले से ही पाया जाता है। वाटर की वजह से ही तो, वाटर इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। केमिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि ये वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, क्योंकि आपको इसका वाटर का केमिकल फॉर्मूला पढ़ा दिया जाता है H2। ऐसे आप किसी भी चीज के बारे में जब ये स्टडी करोगे कि वो किन चीजों से मिलकर बनी है, और वो सारी चीजें नॉन लिविंग होंगी, तब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। बायोलॉजी में आप हमेशा नेचर की उन चीजों के बारे में पढ़ोगे जो लिविंग थिंग्स है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। बायोलॉजी में आप नॉन लिविंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में ही पढ़ते हो, और लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। इंसान भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आता है। लेकिन फिजिक्स में आप नेचर के बारे में पढ़ते तो हो, लेकिन नेचर के बारे में क्या चीज पढ़ते हो? ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये भी नेचर का ही हिस्सा है। ये वाटर या कोई भी केमिकल है, वो भी नेचर में पहले से ही मौजूद होता है। इंसान कोई केमिकल साथ में लेके नहीं आता। हाँ, जो डिफरेंट केमिकल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनको मिला मिला के नए केमिकल्स बना सकता है वो। लेकिन वो जो नए केमिकल्स भी वो बनाएगा मिलाकर, वो भी उन केमिकल्स की हेल्प से बनाएगा जो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट थे। जैसे आप अगर एक एग्जांपल लें, इंसान ने एलॉय बनाया। एलॉय का नाम आपने सुना होगा, 2-3 मटेरियल्स को मिक्स करके बना देते हैं। जैसे आपका स्टील जो है वो आयरन से और 2-4 चीजों से मिक्स होकर बना है, लेकिन आयरन इंसान ने नहीं बनाया है। सुना होगा बच्चों ने, आयरन का सिंबल Fe होता है। आयरन नेचर में जमीन के नीचे ओर की फॉर्म में पाया जाता है, जिसको प्यूरिफाई करते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस से, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। उससे फिर आपको आयरन मिलता है। तो आयरन इज नॉट मेड बाय मैन, इट इज अ नेचुरल थिंग विच इज प्रेजेंट इन नेचर। और उस आयरन से हम और चीजों को मिक्स करके हम एलॉय बनाते हैं। तो केमिस्ट्री में भी नेचर में पाए जाने वाली चीजों के बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग चीजों के बारे में। बायोलॉजी में हम नेचर में पाए जाने वाली चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो लिविंग होती हैं। फिजिक्स में भी नेचर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन नेचर के बारे में क्या चीज पढ़ते हैं? नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं नेचुरल फिनोमिनॉन। ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये नेचुरल फिनोमिनॉन क्या होता है, इसका मैं बहुत बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूं कि बारिश होना,
रेन। ये एक नेचुरल फिनोमिनॉन है, लेकिन जब आप इसका रीजन पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? अर्थ पर वाटर है। क्या है? अर्थ पर वाटर है, और यहां आपका सन है। सन की रेज जब वाटर पर पड़ती हैं तो वो वाटर एवापोरेट होकर ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, और फिर वो क्लाउड्स से ही हमें रेन वापस मिलती है। ये बात आपको छोटी क्लास में ही पढ़ा दी जाती है, जिसे वाटर साइकिल कहा जाता है। तो ये आपने जो पढ़ा कि सन की रेज यहां पर आई, सन की रेज में हीट है, उस हीट से वाटर गर्म हो गया, हॉट, और हॉट वाटर होने पर क्या हुआ? एवापोरेशन। फिर ऊपर जाकर बादल बना, कंडेंसेशन। ये सब छोटी क्लास में पढ़ा है, और उसके बाद वापस पानी बनकर नीचे आ गया, और यही प्रोसेस चलता रहता है। ये एक नेचुरल फिनोमिनॉन है। फिनोमिनॉन मतलब एक प्रोसेस कह सकते हो आप आसान भाषा में, लेकिन वो प्रोसेस आपने नहीं किया, वो किसने किया है? नेचर ने, प्रकृति ने। ऐसे जितने भी फिनोमिनन आप पढ़ते हो या पढ़ोगे, वो फिजिक्स में ही पढ़ोगे। आप प्रकृति यानी नेचर में होने वाली किसी भी घटना यानी फिनोमिनन को अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसका रीजन जानना चाहते हो, तो आपको फिजिक्स में ही आना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको। वही एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो आप इससे पहले की क्लास में सुन चुके हो। तो एक एग्जाम्पल और देता हूं नेचुरल फिनोमिनन का, जो आप बचपन से लेके अब तक रोज एक्सपीरियंस करते हो, और इसका रीजन जानने से पहले भी दुनिया में हर आदमी इसे एक्सपीरियंस करता था। अगर ये हमारी अर्थ है, आप जिस जमीन पर हो, उस अर्थ से कुछ हाइट पर आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, बस छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? ये किसी छोटे बच्चे को भी बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ आएगा। और हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ क्यों आता है? क्योंकि अर्थ उसको पुल करती है एक फोर्स से, जिसका नाम है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी खोज होने से पहले भी चीजें नीचे ही गिरा करती थी, लेकिन दुनिया में पहली बार आइजैक न्यूटन ने ये नोटिस किया और इसका कारण जानने की कोशिश की, तब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बाकी दुनिया ने जाना। जब तक आइजैक न्यूटन ने ये नोटिस करके इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश नहीं की और रीजन जान लिया, फिर लोगों को बताया कि क्यों सारी चीजें अर्थ पर नीचे गिरती हैं। इससे पहले भी चीजें नीचे ही गिरती थी, बट किसी ने नोटिस नहीं किया। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। छोड़ने के बाद कोई ऑब्जेक्ट नीचे अपने आप गिरता है। तो नेचर में अपने आप होने वाली घटनाएं इटसेल्फ जो होती हैं, आप उसमें से किसी का भी नाम लोगे, उसका रीजन, उसका एक्सप्लेनेशन आपको फिजिक्स में पढ़ाया जा सकता है। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब देख रहे हो, आपका विजन, वो विजन कैसे पॉसिबल है? ये वो ऑब्जेक्ट है, ये आपकी आई है। एक सोर्स ऑफ लाइट भी जरूरी है,
सोर्स ऑफ लाइट। अंधेरे में कोई चीज दिखती नहीं है, कोई भी लाइट, जब सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ऐसी कोई चीज जिससे लाइट निकले। अगर आप बाहर जाओगे तो सन इज द सोर्स ऑफ लाइट दिन में। रात में आप घर में रहोगे तो आपको कोई लाइट, कोई ट्यूब, बल्ब, CFL जलाना होगा। उस सोर्स ऑफ लाइट से निकलती हुई लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़नी चाहिए, और ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आई तक आती है, तब वो ऑब्जेक्ट, ये आपकी आई है, तब वो ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी आई के रेटिना के ऊपर बनती है, और फिर उससे ब्रेन को सिग्नल जाता है एंड आप उसे आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन आई से ब्रेन को सिग्नल जाने वाला पार्ट तो बायोलॉजी का है, फिजिक्स का पार्ट है लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट पर लाइट आके रिफ्लेक्ट होकर वापस जाना। और लाइट का रिफ्लेक्शन, ये वर्ड आपने 10th क्लास में, 9th या 10th क्लास में जरूर सुना होगा। ये रिफ्लेक्शन भी एक नेचुरल फिनोमिनन है कि लाइट किसी चीज पर पड़कर टकराकर वापस आती है, जिसके बारे में आपने रिफ्लेक्शन का लॉ भी पढ़ा होगा। जैसे ग्रेविटेशन, जब ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्सेप्ट का डिस्कवरी हुआ, उसकी खोज हुई, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया न्यूटन ने। ठीक उसी तरह जब रिफ्लेक्शन के बारे में पता चला तो साइंटिस्ट लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बना दिया। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बोलते हैं, एक ये है आपके पास ऐसे बनाते हैं, एक मिरर लिया जाता है और मिरर में ऐसे दिखाते हैं कि ये पॉलिश्ड सरफेस है, और जो दूसरी तरफ वाला सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो। और उस मिरर के ऊपर एक रे ऑफ लाइट आती है, ऐसे करके टकराती है, और फिर टकराकर वापस चली जाती है, ऐसे करके। इस रे ऑफ लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और फिर एक इमेजिनरी लाइन और बनाई जाती है यहां पर बिल्कुल सेंटर में, जिसे नॉर्मल कहा जाता है। बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर। नॉर्मल टू द मिरर मतलब एक लाइन जो मिरर से 90 डिग्री एंगल पर है। ये तीनों बोलते हैं ऑल लाई इन सेम प्लेन। प्लेन का मतलब वो सरफेस जिस पे लाइनें बनी हुई हैं। आपके सामने जो ये व्हाइट बोर्ड का सरफेस दिख रहा है, इस पर ये तीनों लाइनें बनी है, इस प्लेन से बाहर आपकी तरफ 3D में नहीं आ रही। तो पहला लॉ ये कहता है ये तीनों लाइनें यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। और दूसरा लॉ कहता है कि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होने चाहिए या होते हैं। ये नेचर का फिनोमेनन, नेचर में ऐसा ही होता है। तो ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिए हैं ये नेचर में अपने आप होने वाली फिनोमेनन है, अपने आप होने वाली घटनाएं हैं कि मिरर के ऊपर लाइट टकराएगी तो वापस जरूर जाएगी, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट टकराएगी तो टकरा के आपके आंख तक आएगी, फिर आपको दिखाई देगा। कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट आप छोड़ोगे तो वो नीचे जमीन पर गिरेगा, और बारिश होने का, दिन रात होना, जितने भी नेचर में होने वाले प्रोसेस हैं वो फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं। तो ये चीज हटाने से पहले मैं याद दिला दूं, केमिस्ट्री में जितनी नेचर में पाए जाने वाली नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किस किस चीजों से मिलकर बननी है, या कौन सी चीजों से मिलकर क्या बन सकता है, केमिस्ट्री में यही पढ़ाया जाता है मेनली। बायोलॉजी में नेचर में पाए जाने वाली उन चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है जो लिविंग है, जिनमें लाइफ है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। और फिजिक्स में नेचर में जो फिनोमेनन टेक प्लेस करते हैं, जो प्रोसेस होते हैं,
चीज का नीचे गिरना, बारिश का होना, दिन रात का होना, ये सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो बात अब यहाँ दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको हटा देते हैं। आपको फिजिक्स की मेनली बात करनी है। तो आपको पता चल गया नेचर क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस विच इज नॉट मेड बाय मैन, विच वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन अर्थ या अराउंड द अर्थ बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, या जो भी कुछ है अर्थ पर जीवन के आने से पहले भी जो चीजें मौजूद थी वो सब नेचर है। और उस नेचर में अपने आप होने वाले जो प्रोसेस हैं, मैं ऐसे हजारों प्रोसेस के आपको नाम बता सकता हूं। जैसे अभी फिलहाल आपको वाटर साइकिल के बारे में एक एग्जांपल दिया मैंने, सेकेंड एग्जांपल आपको ग्रेविटेशन के बारे में दिया, चीज नीचे अपने आप गिरती है, रिफ्लेक्शन के बारे में दिया। एक और छोटा सा और एग्जांपल बच्चों के और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बता देते हैं, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ये भी एक नेचुरल फिनोमिनन है। आपको एक कंडक्टर अगर दे दिया जाए, कंडक्टर मतलब जनरली मेटल, उस कंडक्टर के ये दो एंड्स दिख रहे हैं, ए और बी। इन दोनों एंड्स के बीच में अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, आसान भाषा में कहें एक बैटरी लगा दो, तो इन दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो करने लग जाएगा। और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। आपको बस अब जैसे ग्रेविटी को महसूस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ना तो पड़ेगा कुछ हाइट से, तब आप ग्रेविटी को एक्सपीरियंस कर पाओगे, तब वो फिनोमिनन टेक प्लेस करेगा। रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को आपको किसी सरफेस पर डालना तो पड़ेगा। तो उसी तरह आप इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो तो ये करंट अपने आप इसमें फ्लो करने लगेगा। ये फिनोमिनन आपने सीखा है, जिसका नाम आपने 10th क्लास में सीखा था, ओम्स लॉ। अब ये लॉ जो वर्ड यूज किया जाता है, ये किसी नेचुरल फिनोमिनन के लिए यूज किया जाता है। और आसान भाषा में अगर समझ लें कि जितने भी लॉ ऑफ नेचर हैं, नेचर के लॉज जो किसी इंसान ने नहीं बनाए हैं, जो प्रकृति ने बनाए हैं, वही लॉ हैं फिजिक्स के। ये लॉ ऑफ नेचर ही लॉ ऑफ फिजिक्स है, बस जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया होता है। लॉ को क्या किया जाता है? डिस्कवर। लॉ को इन्वेंट नहीं किया जाता। इन्वेंट उस चीज को किया जाता है जो किसी ने नई बनाई हो। डिस्कवर उस चीज को किया जाता है जो नेचर में पहले से ही थी, बट या तो उसके बारे में किसी को नहीं पता था, या उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते थे, उसका रीजन नहीं पता था। जैसे ग्रेविटी को जब से दुनिया बनी है और दुनिया में इंसान आए हैं, वो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करते हैं, जानवर भी करते हैं। जानवर को भी पता है कि पेड़ पे अगर फल लगाया है तो थोड़े दिन बाद वो नीचे गिरेगा, या अगर वहां से टूट गया तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा आसमान की तरफ। ये जानवर को भी पता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसको न्यूटन ने डिस्कवर किया था। इसलिए ग्रेविटेशन के लॉ को, जो कि एक नेचुरल फिनोमिनन है, उसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल देते हैं। ठीक उसी तरह कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से उसमें करंट फ्लो करेगा। ये नेचर में पहले से ही था, लेकिन इसको डिस्कवर जॉर्ज साइमन ओम ने किया, इसलिए इसका नाम ओम्स लॉ है। जिन साइंटिस्टों के नाम फेमस हो गए उनके नाम से है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए ज्यादातर किसी का नाम नहीं आता, क्योंकि इसके बारे में इतनी जानकारी आम लोगों को नहीं है कि ये किसने डिस्कवर किया था। लेकिन लॉ इसे फिर भी बोला जाता है,
जबकि ये नेचुरल फिनोमिनन है। तो एवरी नेचुरल फिनोमिनन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फिजिक्स इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ। लॉ ऑफ नेचर ही लॉ ऑफ फिजिक्स है। तो ये आपने पूरे फिजिक्स का बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन ले लिया है, बल्कि इंट्रोडक्शन नहीं, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लिया है। इंट्रोडक्शन तो सिर्फ बेसिक हेलो शेलो की जानकारी होती है, तो पूरी जानकारी क्या ले ली है कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। केमिस्ट्री और बायो की तरह फिजिक्स भी साइंस की ब्रांच है, लेकिन वो नेचर के बारे में पढ़ती है या नेचर के बारे में बताती है, या उसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन नेचर के बारे में क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं पढ़ना है, नॉन लिविंग थिंग्स का कॉम्पोजिशन वगैरह कुछ नहीं। हमें नेचर में होने वाले फिनोमिनन पढ़ने हैं, प्रोसेस पढ़ने हैं। ऐसा ऐसा होने से ऐसा ऐसा होता है, या ऐसा ऐसा होने के पीछे क्या रीजन है, यही स्टडी करना फिजिक्स पढ़ना कहलाता है। तो फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे।